यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर। आज हम प्रश्न उपनिषद के अंतिम प्रश्न में हम पहुंच गए हैं। इसके पहले हम 5 प्रश्नों को हम कर चुके हैं। अथ षष्ठ प्रश्न। आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। कल हम सारा जितने भी हमने अभी तक 4 हम कर चुके उपनिषद, इन सब पे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एक साथ। छठे प्रश्न के लिए 6 नंबर क्वेश्चन के लिए अब इसको आप लोग नोट करें। अब भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पिपलाद से पूछे। 6 नंबर प्रश्न के लिए किसने पूछे? सुकेशा। कौन थे? भारद्वाज के पुत्र थे। अब भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पिपलाद से पूछे कि ये आपका नोट करने की लाइन है एग्जाम के लिए। हे भगवान, कौशल के राजपुत्र हिरण्यगर्भ ने एक बार मेरे पास आकर मुझसे पूछा था कि हे भारद्वाज पुत्र, क्या तुम 16 कला वाले अर्थात 16 कला अवयव वाले पुरुष को जानते हो? बहुत महत्वपूर्ण है। 16 कला वाले पुरुष के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किसने पूछे थे? लिखिए आप लोग। भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पूछे थे। किन से पूछे थे? महर्षि पिपलाद से पूछे थे। आप खाली पिपलाद में नहीं बोलेंगे, अब इसमें लिखा हो या ना हो, हमेशा महर्षि पिपलाद बोलेंगे क्योंकि बहुत ब्रह्म ज्ञानी ऋषि थे। तो तब मैंने, हाँ, अगर एग्जाम में आए तो आप उसके हाँ टिक करना, लेकिन जब भी बोले तो महर्षि जरूर बोलना। बहुत अत्यंत उच्च कोटि के महर्षि थे। तो क्या तुम 16 कला वाले उस पुरुष को जानते हो? तब मैंने, राजपुत्र ने कहा था, उसके विषय में मैं तो कुछ नहीं जानता। ये कौन बोल रहे हैं? सुकेशा को पूछे तो इसके पहले कौशल के राजपुत्र हिरण्यगर्भ ने हिरण्यनाभ ने एक बार सुकेशा के पास गए और पूछे थे कि हे भारद्वाज पुत्र, क्या तुम 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? लेकिन उस समय सुकेशा को नहीं पता थे। तो यहाँ पे सुकेशा पिपलाद जी से बोल रहे हैं कि मुझसे पूछा गया था, कौशल के राजपुत्र ने पूछा था, तो मैं नहीं जानता था, मैं कुछ बोल नहीं पाया। यदि जानता होता तो उन्होंने कहा, सुकेशा ने कहा राजपुत्र से, मैं नहीं जानता, अगर जानता होता तो मैं जरूर तुमसे बोलता, क्योंकि राजपुत्र को लगता था कि शायद ऋषि को पता है, हमें शायद अभी बता नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, अगर जानता होता तो मैं ज़रूर बोलता। और यदि मैं कुछ झूठा सा बोल भी दूँ, ये कौन बोल रहे हैं? ये सुकेशा बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? राजपुत्र को बोल रहे हैं, हिरण्यनाभ को। अगर ये प्रश्न आज अभी तक आया नहीं है, कौशल के राजपुत्र का नाम हिरण्यनाभ। तो लेकिन उन्होंने आंसर दे नहीं पाए। जैसे अगर आपसे कोई कुछ पूछे और अगर आप आंसर ना दे पाओ तो आपको थोड़ा सा बुरा भी लगता है, और उस प्रश्न को आप ढूंढते हो उसका जवाब कहीं ना कहीं, किसी न किसी जिनके पास आप समझते हो कि जिनसे मिल सकता है, उनसे पूछते हो। सेम तरह से सुकेशा ने भी महर्षि पिपलाद से पूछे कि उनको पूछा गया था लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दे पाए। तो ये बता रहे कि तब तो मेरा मूल सहित नाश हो जाएगा अगर मैं झूठ बोलता, कि कुछ समय झूठ कोई बोलता नहीं था। झूठ बोलने से हमेशा एक नेगेटिव वाइब्रेशन अपने आप आती है, और इसलिए कहते हैं कि युधिष्ठिर का जो रथ हमेशा हवा में होता था, लेकिन जब उन्होंने झूठ बोला तो इतना भारी हो गया कि वो नीचे आ गया। आप अगर महाभारत को पूरा पढ़ोगे देखोगे उसमें लिखा हुआ है। इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ जी, वो जो युधिष्ठिर ने बोला था ना, वो कंप्लीट झूठ भी नहीं बोला था, हालांकि फिर भी उसका रथ नीचे आ गया। तो सोचा हम तो सफेद झूठ ही बोल देते। एक्चुअली क्या है ना, उसने तो सिर्फ यही कहा था नर या कुंजर, मतलब उसने पूरा झूठ नहीं बोला था, नहीं बस कंफ्यूजिंग वाला बात बोला था। उन्होंने बोला था असत्यमा हता इति गज, लेकिन इति गज का समय जानबूझ के जो है शंखनाद बहुत तेज कर दी गई थी, और उन्होंने इस बात को बहुत धीमे बताया था। एक्चुअली क्या होता है ना, आप नॉर्मल लाइफ में देखोगे कि अगर आप मतलब कुछ बुरे काम कोई नहीं करते हो और पहली बार करना होता है तो आपका हाथ पांव कांपता है।
फर्स्ट टाइम जब करते हो तो कोई भी ऐसा कुछ चीज़, चाहे अगर झूठ बोलना हो या कुछ भी और कुछ करना हो, तो जैसे मान लो कि पहले के समय में ऐसा था कि मूवी देखने जाना एक मतलब घर पे बिना बोले जाना एक बहुत बड़ी मतलब गंदी बात मानी जाती थी। तो उस समय बच्चे अगर कोई ज़्यादा था तो उसका हाथ पैर कांपते थे क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो जिन लोगों को फॉलो करते हैं, आज भी जो लोग फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत दुख की बात है, उनको बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब हम अपने अंतरात्मा को सुनना बंद कर देते हैं तब हमको उस समय उसका जैसे नहीं होता है कि सपोज करो कि अगर आप इत्र के दुकान के पास जाओगे तो परफ्यूम के दुकान के पास, तो आपको परफ्यूम का महक आएगा, लेकिन जो उस दुकान में हमेशा बैठा हुआ है उसको नहीं आएगा। तो उसी तरह से जब हम एक बार दो बार कभी कभी करते तो हमें बहुत तेज ग्लानि होती है, लेकिन अगर करते ही जाते हैं तो फिर वो यूज टू हो जाते हैं। लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशन हमेशा स्टोर होता ही होता है और इसका असर जो है चेहरे पे आ जाती है, आपका जो मतलब फेस पे आ जाती है। कि आप अगर बॉडी लैंग्वेज का रीड करने का अगर टेक्निक्स अगर जानते हो तो आप अपने आप को भी रीड कर सकते हो, सबको कर सकते हो। तो वो उस समय था, बहुत बड़ी बात होती थी कि झूठ नहीं बोलते थे क्योंकि उससे बेहद ज़्यादा जो है एक आपका भारीपन, नेगेटिविटी, पाप क्या होती है, नेगेटिविटी एक भारीपन होता है, भारीपन ऊपर आता है। इसलिए बोला गया कि जो महर्षि के जितने भी आपका मतलब जो तपस्या था वो नष्ट हो जाता। इसलिए राजपुत्र से बोला कि मैं नहीं जानता, सच में मैं नहीं जानता, इसलिए मैं तुमको आंसर दे नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर राजपुत्र तो वहाँ से शांति से अपना रथ लेकर चला गया। लेकिन सुकेशा के मन में ये सवाल था कि 16 कला वाले पुरुष कौन थे। तो इसके लिए उन्होंने महर्षि पिपलाद से पूछे कि अब मैं आपसे पूछता हूँ गुरुवर, वह पुरुष कहाँ है। उस समय गुरु जो आपका ज्ञानदाता गुरुओं के इतने महत्व की होती थी, आज भी महत्व है। एक्चुअली क्या है कि जैसे महर्षि के पास गए तो महर्षि के पास जितना महर्षि के प्रति मतलब जैसे राजा भी अगर ब्राह्मण के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए तो नीचे बैठते हैं, क्योंकि जब तक हम उनके ज्ञान को ले नहीं पाते। जैसे जब लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजे थे कि जाओ रावण के पास जाके कुछ सीख के आओ, बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो लक्ष्मण जाके सवाल किए, प्रश्न किए, रावण ने उनको वापस कर दिया, मतलब उनको कुछ भी नहीं बोला उनको। तो लक्ष्मण जी बोले कि मैं गया, मुझसे कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। तो राम जी ने कहा कि आप कहाँ खड़े थे? बोले मैं उनके सिर के पास खड़ा था। तब राम जी ने बोला कि सिर के पास जब खड़े हो गए तो वो घमंड आता है कि हम भी बराबर के हैं, तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे। अगर कुछ सीखना होगा तो उनके चरण के पास जाकर खड़े हो, दोबारा जाओ, जा करके विनम्र होके बोलो, क्योंकि जब तक आप विनम्रता नहीं होगा, ये ठीक वैसा ही होगा कि आपने एक बोतल लिया, उसमें आप पानी, दूध या तेल भर रहे हो, लेकिन बोतल का जो है ढक्कन बंद है, तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो आप जब तो विनम्र होगे, जब आप ऐसे मतलब याचना करोगे, तब जो वो बताएंगे वो घमंड रहित होकर आपके अंदर, मतलब हमारे अंदर जाएगा, तब लक्ष्मण तुम सीख पाओगे। बहुत बड़ी लेसन होता है। अभी भी गुरु परंपरा जो है उसमें गुरु के सामने नीचे ही बैठते हैं हम, गुरु के साथ नहीं बैठते। इसका रीजन एक ये है जिसको मैंने समझा कि ये मतलब गुरु जी के लिए नहीं, जो सीखने वाला होता है। जैसे अगर मैं सीखने वाला हूँ तो मेरे लिए है, क्योंकि अगर जब तक मैं वो चीज़ नहीं आएगा, मन से श्रद्धा नहीं आएगा, तब तक हम उसको सीख ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि भगवत गीता से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन क्या चाहिए होता है? भक्ति यानी श्रद्धा। जब तक नहीं होगा तब तक हमारे अंदर जाएगा ही नहीं चीज़ें। इसीलिए जो है, इसलिए बताया गया यहाँ पे, जितने भी हम देखते हैं कि जो उपनिषद में सब जगह पे कि जिनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं उनकी इतनी ज़्यादा जो है इसलिए दिया गया ताकि उनको पूरे आत्मसात कर सके। यहाँ तक कि यम नचिकेता में भी हमने देखा कि नचिकेता ने इतनी ज़्यादा उनके प्रति सीखने का या उनके प्रति जो इतना श्रद्धा था, उस वजह से वो एक ही बार में सीख गए और कितनी बड़ी मतलब उपलब्धि हासिल की इतने छोटे उम्र में। तो इसलिए इसमें बताया गया कि इसलिए हम भी बताते हैं कि जो पिपलाद है उसको उनको कहीं जगह लिखा होता है, लेकिन हम भी तो सीख रहे हैं ना महर्षि पिपलाद से, जो उन्होंने बातें बता के गए हैं। तो हमें भी ऐसे जो महर्षि के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने चाहिए जो हमेशा उनके लिए सम्मानजनक हो। एक्चुअली वो हमारे साथ अभी भी है, लेकिन
स्थूल शरीर से नहीं है, सूक्ष्म शरीर से आसपास हमेशा रहते हैं। ये ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता। अगर आप इस समय महर्षि पिपलाद के बारे में श्रद्धा कर रहे हो तो उनकी जो वाइब्रेशन आपके पास आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, क्योंकि ऊर्जा कभी विज्ञान कभी कहता है कि विज्ञान ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता। तो पिपलाद ने कहा, महर्षि पिपलाद जी ने कहा कि हे सौम्य, वह 16 कला वाले पुरुष आत्मा यह शरीर में हृदय कमल के बीच में, आप इसको नोट करते रहना कि महर्षि पिपलाद जी ने क्या कहे थे। 16 आपका कला वाला पुरुष के बारे में एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। महर्षि पिपलाद जी ने कहा कि हे सौम्य, वह 16 कला वाला पुरुष कौन है? आत्मा है। अगर ऑप्शन दे देता तो उसका आत्मा में टिक करना। वह 16 कला वाला पुरुष कौन? आत्मा। यह शरीर में कहाँ रहते हैं? हृदय कमल के बीच के अवकाश यानी स्पेस में अवस्थित है। 2 क्वेश्चन बन गए आपके। ये 16 कला वाला पुरुष कहाँ रहता है? आप आंसर क्या होगा? हृदय कमल में। और 16 कला वाला पुरुष किसे को कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। 2 क्वेश्चन बन गया आपका। अवकाश में अवस्थित है और प्राण आदि 16 कलाएं, मतलब जो अंश है, कलाएं मतलब अंश, इस आत्मा में से फूट निकलती है, मतलब वहां से ओरिजिन होता है, हमें प्राप्त होता है। उस पुरुष ने, अंतस्थ आत्मा ने, यहाँ पे पुरुष का मतलब क्या है? हमारे आत्मा से बताया जा रहा है। उस पुरुष ने, अंतस्थ आत्मा ने सोचा कि इस शरीर में से कौन सा ऐसा कुछ तत्व चला जाता है कि जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं ही शरीर छोड़ के चला जा रहा हूँ, और इस शरीर में ऐसा कौन है जिससे मुझे लगता है कि मानो मैं ही शरीर हूँ। अर्थात किसके होने से हम जीवित हैं, किसके ना होने से हम जीवित नहीं हैं। उस पुरुष ने, अर्थात सर्व गुण संपन्न सगुण ब्रह्म ने। अब इस पुरुष का अर्थ क्या है? इसका आप लोग नोट करो, एग्जाम क्वेश्चन बन गया कि 6ठे प्रश्न के अनुसार जो पुरुष के बारे में मैं बताया जा रहे हैं, ये पुरुष कौन है? सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो 16 कला वाले पुरुष कौन है? सर्व गुण संपन्न सगुण ब्रह्म, अर्थात खाली सगुण ब्रह्म भी बोल सकते हो। तो उस पुरुष ने प्राणात्मा रूप हिरण्यगर्भ का सृजन किया। एक और प्रश्न बन गया, किसका सृजन किया? प्राण आत्मा रूप हिरण्यगर्भ का सृजन किया। आपका पहला एक और प्रश्न, ये आप एक एक लाइन पे लिख लेना। इसके बाद उस हिरण्यगर्भ से श्रद्धा उत्पन्न हुई। श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न हुई? श्रद्धा एकदम ऑर्डर से लिखना। उस पुरुष ने सर्व ज्ञान सर्व सद्गुण संपन्न सगुण ब्रह्म ने, पुरुष कौन है? सर्व सद्गुण संपन्न सगुण ब्रह्म ने परमात्मा रूप हिरण्यगर्भ का सर्जन किया, मतलब उत्पन्न किया। इसके बाद उस हिरण्यगर्भ से क्या उत्पन्न हुई? श्रद्धा उत्पन्न हुई। लाइन एक लाइन में स्टार बना के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न हुई? हिरण्यगर्भ से क्या? श्रद्धा उत्पन्न हुई। और उस श्रद्धा से क्या उत्पन्न हुआ? अवकाश प्रकट हुआ। ऑर्डर के साथ लिखिएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि सर्व सद्गुण संपन्न सगुण ब्रह्म जो आपको जिसको हम पुरुष कह रहे हैं, उन्होंने प्राण आत्मा रूप किसका सृजन किए? हिरण्यगर्भ का सर्जन किया। उस हिरण्यगर्भ से क्या उत्पन्न हुआ? श्रद्धा उत्पन्न हुआ। बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको आप लोग याद करना अच्छे से। और उसके बाद श्रद्धा से क्या आई? अवकाश उत्पन्न हुआ। उस अवकाश से क्या आया? फिर आप लोग आ जाओ, सांख्य में आ जाओ पूरा। वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से ये इंद्रिया या अवयव उत्पन्न हुए। तो आपने एक आंसर पाया। आप लोगों ने ये जानते थे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, लेकिन ये आकाश कहाँ से उत्पन्न हुई? श्रद्धा से उत्पन्न हुई। श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न हुआ?
हिरण्यगर्भ से प्राण से उत्पन्न हुआ। हिरण्य। हिरण्यगर्भ कहाँ से उत्पन्न हुए? सगुण ब्रह्म से उत्पन्न हुए। तो आज आपने 3 कड़ी और जाना। आपने पहले क्या जानते थे? आप जानते थे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जानते थे। अब इसके पीछे आज हम जान पाए आकाश किससे उत्पन्न हुआ? श्रद्धा से। श्रद्धा किससे उत्पन्न हुआ? हिरण्यगर्भ से। हिरण्यगर्भ किससे उत्पन्न हुई? सगुण ब्रह्म से, अकॉर्डिंग टू प्रश्न उपनिषद। ये आपका ग्रंथ का नाम अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि कुछ जगह पे क्या होता है कि किसी और ग्रंथ के अनुसार कुछ और अगर बातें होंगे तो कोई कंट्राडिक्शन ना हो, आप बता देना कि प्रश्न उपनिषद के 6ठे प्रश्न के अनुसार। तो इसके बाद उस सगुण ब्रह्म ने बहुत अच्छी बात बताई गई इसमें। इसके बाद उसने कौन? सगुण ब्रह्म ने, लिखते रहना आप लोग, सगुण ब्रह्म ने मन और बाद में अन्न को उत्पन्न किए। सगुण ब्रह्म ने क्या उत्पन्न किए? बाद में जब उन्होंने पृथ्वी से आपका पूरे पंच महाभूत को उत्पन्न कर दिया, उसके बाद क्या हुए? इंद्रिय वायु पूरा आपका इंद्रिय अवयव का सब उत्पन्न हुआ। इसके बाद वो सगुण ब्रह्म ने क्या उत्पन्न किया? मन उत्पन्न किया। अब मन को उत्पन्न करने के बाद क्या उत्पन्न किए? अब ऊर्जा चाहिए ना लगातार कंटिन्यू सब कुछ करने के लिए, तो उन्होंने अन्न को उत्पन्न किया। और अन्न के बाद क्या हुआ? अन्न के बाद में, अन्न में से जब हम खाना खाते हैं, और जब आप जानते हो सारे चीजें धातु में पुष्ट होती है, आयुर्वेद में पढ़े हो आप लोग, सारे धातु सबको पता है ना आपको, आप सबको? आपका अग्नि 13 तरह की अग्नि होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका जो है धातु, अन्न में से लास्ट में क्या होती है आपका? वो तो हालांकि हमें अन्न से हमें बीज भी मिलती है, जो आपका ओज में खत्म, आपका लास्ट तो आपका ओज भी आता है, लेकिन ओज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अंत आपका बाद में क्या होती है? अन्न का जो प्रोडक्ट होती है वीर्य होती है। तो आपको इसी ऑर्डर की याद रखनी है कि सगुण ब्रह्म क्या किए? पंच महाभूत के बाद इंद्रिय अवयव उत्पन्न किए। ऑर्डर को बाद अच्छे से याद रखना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद उस सगुण ब्रह्म ने मन उत्पन्न किए, और मन के बाद अन्न को उत्पन्न किया, और बाद में अन्न में से वीर्य, फिर तप, वेद, यज्ञ, स्वर्ग इत्यादि लोक, और उन लोगों की अलग अलग कक्षाएं देखो यहाँ पे कक्षा आ गया ना, ये क्या कहते हैं हम लोग? कौन से कक्षा? आप अभी पढ़े होंगे इस समय कि जितना प्लैनेट है, आप बताओ, थोड़ी सी साइंस पूछता हूँ, जितना प्लैनेट है वो कैसे रोटेशन कर रही है आसमान में? एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है सारे प्लैनेट। इसको कहते हैं दीर्घवृत्त कहते हैं इसको। और दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं। दीर्घवृत्त के इलिप्स के 2 फोकस होते हैं। एक फोकस मान लो S1 है, जो लोग मैथ्स पढ़े होंगे जान तो समझ होंगे मेरी बात को, अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी आप लोग डायग्राम में देखे ही होंगे। S1 S2 ये 2 फोकस होती है। सूर्य किसी फोकस में स्थित होता है, और इसी तरह से उसके चारों तरफ एक और इलिप्स होती है दूसरे ग्रह के लिए। हर ग्रह का अपना कक्षा होती है। जिस ये इलिप्स जहाँ पे घूम रही है ग्रह, इसको कक्षा कहते हैं। हमारे पृथ्वी तीसरे कक्षा में घूम रही है। उसी के पृथ्वी से पहले क्या होता है आपका? बुध होती है, बाकी सब चीजें होती है। इसलिए बुध का 88 डेज होता है, क्योंकि सन के बहुत करीब है, तो चक्कर लगाने में कम समय लगता है, इसलिए 88 दिन में 1 साल हो जाता है। वहाँ हमारा 88 दिन वहाँ पे 1 साल हो जाती है, क्योंकि चक्कर लगा लेता है सूरज का। पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे इसको कक्षा कहते हैं। आप ये देख रहे हो कि आज लोग क्या शोध करके निकालेंगे, ये सब कितने हजारों साल पहले इतने वैज्ञानिक बातें बता दी गई है। मैं इसमें तो आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग साइंस के नहीं हो पहली बात, और दूसरा यहाँ पे आएगा भी नहीं। लेकिन अगर आता है, इसमें केप्लर्स का लॉ भी आ जाता है। ये आपका एस्ट्रोफिजिक्स में आता है। केप्लर्स का 3 लॉ होती है। किसी को पता है केप्लर्स का लॉ? केप्लर्स के लॉ आपका आपका उसमें किसमें? प्लैनेटरी मोशन में। सारे जो प्लैनेट है वो एक इलिप्टिकल पाथ में रोटेशन घूमता रहता है, रोटेशन करता रहता है, और सन इलिप्स के फोकस में रहता है। ये एक लॉ है। दूसरा लॉ क्या है?
इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है, जितने भी प्लैनेट में जो भी चीज़ें आपका मतलब घूम रही है। और थर्ड लॉ क्या है, इनका जो जो रोटेशन का जो टाइम है वो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी होती है आर क्यूब। ये आपका लॉज है। ये सारे चीज़ जो है उन्होंने बताए थे कि ये कक्षाओं में गति करते हैं। थोड़ी सी अगर साइंस के साथ जो जानोगे तो और कितने अच्छे लगेगा सब चीज़ें। तो इसी को हम कक्षा कहते हैं। यहाँ पे स्कूल वाला कक्षा नहीं, 1 2 3 4 वाला। यहाँ पे जितने प्लैनेट जिस रास्ते में गति करते हैं आसमान में उसको ऑर्बिट कहते हैं इंग्लिश में, इसको ऑर्बिट कहते हैं, या हिंदी में इसको कक्षा कहते हैं। तो फिर से एक बार देख लो, सगुण ब्रह्म ने मन और उसके बाद मन के बाद में अन्न को उत्पन्न किया, और उसके बाद में क्या, अन्न से वीर्य, वीर्य से, अब इसको पूरा ऑर्डर से याद रखना, लिख लेना कॉपी में। वीर्य से तप, अन्न में से वीर्य, फिर तप, फिर वेद, यज्ञ, स्वर्ग आदि लोक। अब देखो स्वर्ग कितने बाद में आते हैं, और उन लोकों की अलग अलग कक्षाओं और उनके नाम ये सब प्रकट किए। कौन प्रकट किए? सगुण ब्रह्म ने प्रकट किए। इतनी सारी जानकारी इसके अंदर है, आप लोग लिख लिए होंगे। होप कि मैंने बार बार रिपीट इसलिए कर रहा था, और इसको आप लोग बताओगे मतलब जब भी एग्जाम में आएंगे। इसका एक उदाहरण यह है कि नदियाँ जब सागर से नहीं मिलती है तब तक तो अपना अपना प्रवाह चालू रखती है, पर ज्यों ही सागर से मिलती है कि तुरंत उसका प्रवाह अस्त हो जाता है और उसके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती और जितने भी नदियां हैं, जब तक आपका समुद्र से नहीं मिलते हैं तब तक नाम है। जैसे ही समुद्र से मिल गए सारे नाम विलुप्त हो गए, और वे केवल सागर के नाम से ही हम जानते हैं। तो सारे नदियां अपने नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं, बाद में तो वे केवल सागर के नाम से ही पहचाने जाती है। ठीक इसी तरह से अपने सही स्वरूप को जानने वाले ज्ञानी उस पुरुष की अर्थात सगुण ब्रह्म की ओर गति करता है, जैसे कि नदियां सागर की तरफ गति करता है। और जब वो ब्रह्म से मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, उसको बहुत बड़ी व्याख्या है। तो जब एक ज्ञानी पुरुष अपनी गति ब्रह्म की तरफ ही करता है, जब तक वह ब्रह्म से मर्ज नहीं किया तब तक उसका नाम है, पहचान है। लेकिन जैसे ही वो ब्रह्म से मिल जाता है तो क्या होता है, उन पे पूरा मर्ज हो जाता है, यानी सगुण ब्रह्म की ओर गति करता है। गति करता हुआ जब उससे मिल जाता है तब उसकी ये प्राण आदि 16 कलाएं अस्त हो जाती है, और वह स्वयं अर्थात वो महापुरुष किसमें, सगुण ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, अर्थात सगुण ब्रह्म ही हो जाता है। वह प्राण आदि कलाओं से रहित हो जाता है। ये 16 कला वाले पुरुष के बारे में बताया गया है। जैसे रथ के पहिए की धुरी पर उसके आड़े आश्रित होते हैं, उसी प्रकार उस पुरुष मतलब जीव चैतन्य में गुण आधारित रहते हैं। बाहर और भीतर दोनों स्थलों में वे गुण उसी पर आधारित है। इस पुरुष के सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयत्न करो। यदि तुम उसे जान लोगे तो मृत्यु तुम्हारा स्पर्श करने में समर्थ नहीं होगा। मृत्यु कई जगह पे स्पर्श करने का समर्थ नहीं है। मृत्यु का स्पर्श करने का मतलब ये नहीं है कि शरीर को छोड़ना नहीं है। इसके बारे में हम किसी और जगह चर्चा करेंगे, बहुत लंबी चर्चा है कि मृत्यु का अर्थ क्या है। मृत्यु का अर्थ, ब्रह्मचर्य का अर्थ, इन सब के बहुत डेप्थ अर्थ होती है। ब्रह्मचर्य धर्म से ब्रह्मचारी एक अलग से व्याख्या ही अलग से उसके ऊपर है। कभी उन सब के बारे में हम विस्तार से शास्त्र के बारे में जो बताया गया है उन लोगों की व्याख्या करेंगे तो एक आपको नया मीनिंग समझ में आएगा, आप समझ पाओगे। पिपलाद ने अपने उन शिष्यों से कहा,
मृत्यु का मतलब ये भी एक होता है कि ये शरीर हम छोड़ेंगे ही नहीं, कैसे, लेकिन उनको भी एक समय के बाद छोड़ने, जैसे कि हम जानते हैं कि कई ऐसे जैसे बजरंगबली जी अमर है और अश्वत्थामा अमर है, लेकिन उनका भी ड्यूरेशन है। और उसके बाद जब ये सब चीज़ें जब रिपीट होती है तो वो एक समय के बाद जब सब कुछ प्रलय हो जाती है तब वो भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो पिपलाद ने अपने शिष्यों से कहा कि पर ब्रह्म के संबंध में इतना ही जानता हूँ कि, उन्होंने कहा, पिपलाद जी ने, महर्षि पिपलाद ने अपने शिष्यों से कहा कि पर ब्रह्म के संबंध में मैं इतना ही जानता हूँ, इसके संबंध में और अधिक जानना कुछ बाकी नहीं रहता। यह महर्षि पिपलाद ने अपने शिष्यों से कहे कि 16 कला वाले पुरुष से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आए हुए हैं, और इतनी इसमें कंटेंट है, इतनी इसमें डेटा है, इतनी गहन ज्ञान है इसमें कि उसमें तो आना स्वाभाविक भी है। इसके बाद उन शिष्यों ने उन पिपलाद ऋषि की पूजा करते हुए, उन महर्षि पिपलाद ऋषि की पूजा करते हुए कहा कि आप तो हमारे पिता हैं, जिन्होंने अविद्या के उस पार पहुंचा दिया। परम महर्षि, ऐसे आपको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस प्रकार कठोपनिषद में छठा प्रश्न यहाँ पे समाप्त होती है। इस प्रकार प्रश्न उपनिषद में छठा प्रश्न यहाँ पे समाप्त होती है और प्रश्न उपनिषद संपूर्ण समाप्त होती है। इस तरह से आपका प्रश्न उपनिषद हम संपूर्ण होगा आज। क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आप लोग पूरा सारा अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा। आज हम बहुत लेट भी हो गए हैं क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई थी, तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद हम कल करेंगे उसका सारा क्वेश्चन आंसर। कल हम सारा वो करेंगे, मतलब आपका इसका पहले का भी करेंगे, 1 2 3, आपका 40% सेकेंड यूनिट का उपनिषद खत्म हो गए। 10 था, 10 में से 4 हो गए। हाँ, पहले इसका 37 का मैच कीजिए। हम इसको बारे में बहुत आप लोगों को समझाए हैं। इसमें रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड के अप्लाई करके बताना। सर बी आंसर होगा, बाकी सब लोग बताए डी होगा कि और कोई आंसर होगा। बी होगा सर। बी फॉर बॉय। जी सर, बी फॉर बॉय। बाकी लोग बताएं सच में बी ही होगा क्या, कि संजय जी गलत बता रहे हैं? आप लोग सोच के बताइए। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। रॉन्ग आंसर निकाल दो, फटफट निकल जाएगा। ऐसे संजय जी बहुत कम ही गलत बताते हैं, लेकिन तब भी बी होगा। सी होगा। चलो कुछ तो आंसर लगाया। आपको लगता है सी होगा? सर 37 नंबर ना? हाँ जी 37। पता नहीं मुझे भी क्यों सी लग रहा है, मैंने पढ़ चुकी हूँ, ये भूल गई। ठीक है, तो सी नहीं होगा सर, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन सी का जो है उसका ऑप्शन 4th है ना। आप लोग रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करो। मैं बता देता हूँ आपको कि फर्स्ट जनरेशन जो है वो कब था, 1946 से 1959। ये किस पे था? ये वैक्यूम ट्यूब्स, इसके ऊपर हम यहाँ पे हम इस्तेमाल करते थे, ये बेसिक कंपोनेंट के तरफ है। और इसमें जो इसका इस्तेमाल हम करते थे किसके लिए? उसका मेमोरी के लिए और सीपीयू सर्किट के लिए, इन सब के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता था। वो ड्यूरेशन क्या था? 1946 से 1959 तक था। सेकंड जनरेशन कब से कब तक था? 59 से लेके 65 तक था। इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था। जो वैक्यूम ट्यूब की जगह में हमने ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया। थर्ड जनरेशन क्या बोला था हमने? 65 से लेकर 71 तक। यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया था? आईसी का इस्तेमाल किया था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया था।
ये आपका जो सिंगल आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसमें बहुत सारे आपका ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सारा चीज़ें मिल के बनता था। और जो फोर्थ जनरेशन है वो 71 से 80 तक मानते थे। इसमें क्या था का VLSI था, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें हम इस्तेमाल करते थे। तो अब इसका आंसर को मिला के बोलो कौन से होंगे? बी। बी होगा। संजय जी गलत बहुत कम होते हैं। संजय जी को बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 38 करें। The target set by the Indian government for the generating power from wind energy by 2022 तक विंड एनर्जी के टारगेट जो है, जो गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, कितना किए हैं? बताइए कितना किया? 60। तक। द एक्सपेंशन ऑफ संकल्प, संकल्प का विस्तार क्या है? संकल्प मतलब आपको जो मैंने बहुत सारे भेज के रखा था शॉर्ट फॉर्म, बताओ। आपके संकल्प का विस्तार क्या क्या है? Skills acquisition and knowledge awareness. सी। कोई ऐसा है जो सी के अलावा कुछ सोच रहे हैं? स्किल बताइए क्या होगा? स्किल एक्विजिशन, हाँ, एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर द लाइवलीहुड प्रमोशन। इसको हमने भेज के रखा था ना आपने, आपके ग्रुप पे, उसी में से सारा है। इसको आप लोग फिर से याद करना, क्योंकि ये आपका याद कर, इसमें कुछ समझना कुछ नहीं है, खाली आपको याद ही करनी है, शॉर्ट फॉर्म है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वेब ब्राउजर? 40 का बोलो। डी। एकदम करा के रखे थे। डी फॉर डॉग ना सर? याहू डी फॉर डॉग। सर याहू तो वो है ना, मेल आईडी है। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं ना कि वेब, बाकी सारे तो वेब ब्राउजर हो गए ना, इंटरनेट, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। इंटरनेट भी है, गूगल क्रोम। हाँ तो याहू तो ईमेल आईडी है, तो दैट विल गो आउट ना। बिल्कुल। अगर कोई ऐसा हो जिनको नहीं याद है वो बता दे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम लोगों का हो जाए। आप लोग देखो, गलत बोलोगे तो भी सीखोगे, सही बोलोगे तो भी सीखोगे ही, तभी अच्छा होगा। लेकिन नहीं बोलोगे तो तब मुश्किल है। जिसको जो आता है बताओ, ज़रूरी नहीं है कि आप सही बताओ, लेकिन बताना ज़रूरी है। सही बताना ज़रूरी नहीं है, सही तो आप मतलब उसमें वहाँ करोगे। 1 टेराबाइट 40 तक हो गया। 41 1 TB कितना होगा? सी ऑप्शन। ये हम पहले उस एक दिन मतलब बहुत विस्तार से हम लोग इसको डिस्कस कर भी चुके थे ना, 41 का। सी सबने सब कंफर्म है? सी होगा? बिल्कुल सर सी है। बिल्कुल सही है। फिर आपका उसके बाद का कोई ऐसा तो नहीं है ना जिनको सी के अलावा कुछ और लगता हो? सबको सी लग रहा है ना? कोई जो बता नहीं रहा है, इसका मतलब सबको सी लग रहा है। वेरी गुड। तो फिर इसका क्या होगा? 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। मुझे कंफ्यूजन था सर, बाइट्स है करके, लेकिन सबने सी बोला, तब मुझे याद आया कि किलोबाइट्स छोटा है, बाइट्स उससे बड़ा है ना? यानी किलो मतलब के बाद बाइट्स ना? किलोबाइट मतलब जो बड़ी हो, किलो लगा है ना, तो किलो तो बड़ा ही होगा, बाइट छोटा है। बाइट छोटा है। तो इसका मैंने पूरा कैलकुलेशन समझाया था पिछले एक वीडियो में, बहुत पूरा कि कैसे कैसे। हाँ। 42 बताएं। डी। पक्का? कोठारी कमीशन? सर ऐसा लग रहा है। The report of which of the following education commission carries the
सब टाइटल एजुकेशन फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी कमीशन बहुत बार पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग याद भी किए होंगे, मैडम ने कराया भी था और आप लोगों ने अच्छे से किए भी होंगे। कोठारी कमीशन है, क्योंकि कोठारी कमीशन के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे, याद रखना है इसको कि क्या किए थे इसके बारे में आप लोगों को याद है ना सारा, कि ये सब टाइटल जो है आपका एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ये आपका कोठारी कमीशन में है। इसी के साथ है, क्या नाम था पूरा उनका नाम, कोठारी कमीशन आपका कब सेटअप हुआ था, डॉक्टर DS कोठारी कब किए थे इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 जुलाई 1964। इनका काम क्या था, ये एडवाइस करते थे वो नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन के बारे में, उन्होंने इनको पूरा सलाह देना था उनको। ये कमीशन क्या हुआ था, ये सेटअप हुआ था किसके लिए, एग्जामिन्स करने के लिए कि सारे एस्पेक्ट जो हमारे एजुकेशनल सेक्टर से इंडिया के, जो आपका एक जनरल पैटर्न को या एजुकेशन को किस तरह से डेवलप करे, इसके लिए सरकार को एडवाइस देना था। ये फ्रेम किया गया था और जाके पॉलिसीज़ को आपको बनाने के लिए या और पॉलिसीज़ बनाने और भारत में शिक्षा को डेवलपमेंट करने के लिए ये कमीशन क्या किया था, ये आपका उसमें रिपोर्ट दिए थे। मतलब आपका एक आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने अपना सबमिट किया था रिपोर्ट 1966 में, याद है ना आपको डेट वगैरह टाइम वगैरह, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने एक सब टाइटल दिया था, इसका नाम क्या था, एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट। और इन्होंने इनका जो रिकमेंडेशन थे इस कमीशन में, कि उन्होंने बताया था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 14 साल के बच्चों तक के लिए, अप टू 14 साल के लिए। और उन्होंने क्या दिया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। और क्या था कि उन्होंने क्या बोला था, ट्रेनिंग और जो टीचर्स जो पढ़ाएंगे उनके ट्रेनिंग और क्वालिटी के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे। और क्या दिए थे उन्होंने, कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री। तो ये कोठारी कमीशन के बारे में था, क्योंकि कोठारी कमीशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको बता दिया ताकि आप लोगों को कहीं और भी पूछे जाएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सबको क्लियर हो गया ना, याद आ गया, रिकॉल हो गया सारा। ये सेम चीज़ आप लोगों ने याद करके रखा है ना सारा, डेट्स वगैरह सारा याद, अगर नहीं किया तो कर लेना। इन विच ईयर 43 करो, इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट स्टैब्लिश्ड, बताओ। 64 सर, आपने तो 1857 सबको एक ही आंसर दे रहे हैं। नहीं सर, मुझे 64 लग रहा है। मेरा 1857 बी है सर, आई थिंक 1857 कि 1957, कौन सा, बी ऑप्शन 1857, ठीक है। तो मैं मान लूँ कि ये सही है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है इसमें, तो सही है। मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी जो है ये आपका 1857 में आपका स्टैब्लिश हुआ था। ये उस समय आपका ब्रिटिश स्टाइल यूनिवर्सिटीज़ थे जो आपका स्टैब्लिश किया था। कहाँ पे, कोलकाता में। उस समय कलकत्ता था, अभी कोलकाता हो गया। कोलकाता, मुंबई यानी कि उस समय बॉम्बे था, और मैड्रास मतलब अभी चेन्नई हो गया। ये आपका यहाँ पे लर्निंग सेंटर से जहाँ पे आपका फोकस किया गया था कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और उसके आपका जो है उस पर काम करने के लिए, ताकि ब्रिटिश के काम आसान हो जाए। तो ब्रिटिश आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने के लिए इसका स्थापना की गई थी। ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था और रिकमेंड किए थे कि जैसे किनके द्वारा किया गया था, ये चार्ल्स वुड्स डिस्पैच नाम था उनका। 1854 पे उन्होंने इसका रिकमेंडेशन किए थे और इसका जो आपका विधिवत जो हुआ था वो 1857 पे हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। A44 करते हैं। AN is a computer program that spreads by inserting copies of itself into other executable code or documents। बताइए। कंप्यूटर वायरस बी। कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस हमने समझाया था, आप लोगों को बात किया था जब हम पढ़े थे कि वायरस क्या होती है, कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होती है जो स्प्रेड करता है इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। जैसे आप लोग कोई अपने पेन ड्राइव लगाया, कुछ लगा, तो उससे क्या होती है, वो आपका फैलता है।
दूसरे आपका एग्जीक्यूटिबल कोड या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपको फैलता है। ये कंप्यूटर वायरस क्या होती है आपका, ये एक्चुअली क्या होती है, टाइप ऑफ मैलवेयर सॉफ्टवेयर होती है जो आपका जब एग्जीक्यूट करती है तो अपने आप रेप्लिकेट कर लेती है और मॉडिफाई करता है दूसरे कंप्यूटर के साथ भी, उसके प्रोग्राम के साथ, और अपना खुद का कोड भी जोड़ देता है। इससे क्या होता है कि रेप्लिकेशन जो होती है बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बहुत ही मतलब एक के पीछे वाला को कॉपी करता जाता है, और अंत में क्या होती है जैसे हमारे बॉडी पे जैसे वायरस का मतलब आपका मल्टीपल होते होते हमें बीमार कर देता है, तो आपका प्रोग्राम वगैरह सब कुछ स्लो हो जाता है, और इसको हम कहते हैं ये उस एरिया को आपका इन्फेक्टेड होती है, उसे कहते हैं कंप्यूटर वायरस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि जो लोग नए कर रहे हैं उन लोगों को अगर नहीं पता होगा तो आप लोग से दिक्कत ना हो। ये तो हम 40 का हम कल बात कर चुके थे, 40 का समझा दिए थे आपको। सलाइन वाटर। किसी को डाउट है इसमें? फोर्टी फाइव बहुत आसान है। शीरा। हाँ, तो हमने इसको आपका क्या होगा 45 का ऑप्शन, सब लोग बताएं। 45 का क्या बोलोगे आप लोग? ए का तो डी है ना सर? डी होगा ना, ए क्यों बोल रहे हो? हाँ, नहीं मैं 46 का बोल रही थी। अच्छा 46 का बताइए क्या होगा? ब्रिटिश शीरा। सबको एक ए बोल रहे हैं 46 के लिए? यस सर। पक्का? मुगल एरिया आंसर होगा इसका। जो आपका जितना ऑप्शन दिया गया है, ब्रिटिश एरा और आपका बुद्धिस्ट एरा, मुगल एरिया और एरा आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा दिया गया है, इसमें इनमें से जो आपका हायर एजुकेशन जो है ये आपका कह सकते हैं कि सेटबैक आपका ड्यूरिंग के समय था, आपका मुगल रूल के समय था। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। 47 बताएं। रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू। ऑप्शन बी सही होगा, राइट। 47 का। 48 बताएं। ऑप्शन से सही होगा। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपका जुडिशियरी सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। फोर्टी 49 बताए। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन द एट्रोफिक वाटर क्या होती है? लो, हाई, मीडियम, एक्सट्रीमली लो। केमिकल ऑक्सीजन जो होती है, केमिकल ऑक्सीजन जो होती है ये आपका जो हम बोलते हैं कि आपका एट्रोफिक वाटर जो होती है काफ़ी हाई होता है। केमिकल ऑक्सीजन हम बोलते हैं कि ये आपका COD बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम होता है COD। ये एक ऐसा मेथड होती है जो आपका एलिमिनेट करता है जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीड होती है वो ऑक्सीडाइज करके ऑर्गेनिक मैटर के साथ, जो पानी में जितना रहता है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं इसमें। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD ये आपका टेस्ट होती है जो नॉर्मली इसको हम टेस्ट करते हैं और इसका मॉनिटर भी करते हैं कि पानी में आपका जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं पानी के प्लांट बनाने के लिए, उसका एफिशिएंसी जानने के लिए, ज़्यादा अगर COD होगा मतलब पानी में तो क्या होगा आपका, ये आपका हायर एक्टिविटी होगा ऑर्गेनिज्म में उनके आपका जो मतलब अगर ये कह सकते हैं कि हायर इज़ द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाई इज़ द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि उसमें आपका सर्वाइव कर जाएगा सारा चीज़ें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये बी सही होगा इसका। और लास्ट बताइए 50वां। इसका अंदर आंसर क्या होगा? तुंद्रा होता है।
सर ये 49 और 50 ये कौन सी यूनिट से है ये क्वेश्चन? वो नाइन्थ से ही है सारा। 9। तो ये आपका दिखाता है, आपका जो टुंड्रा जो होता है, ये आपका हम बात करेंगे इसके, ये आपका परमाफ्रॉस्ट कहते हैं इसके, ये आपका डिफाइंड कैरेक्टर होता है टुंड्रा के लिए, बायोम होता है ये। तो लगभग इसका आपका, जब आपका कह सकते हो कि ये जब ये पूरा जब मतलब एकदम फ्रोजन होता है तो -32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कोल्ड हो जाती है ये। इग्लू होता है ना उस रीजन में सर, घर का जो स्टाइल होता है वो? कुछ हद तक ये आपका नॉर्थ साउथ पोल की तरफ होती है, मतलब लैटिट्यूड अगर लेंगे तो। हाँ, तो उसमें घर का स्टाइल जो रहता है वो इग्लू टाइप रहता है इग्लू सर, टाइप उल्टा कुछ, डोम हाँ टाइप उल्टा, रहता है हाँ सारे लोग। हाँ जी हाँ। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पेपर ख़त्म हो जाता है, और थैंक यू सो मच। हम कल हम नए पेपर करेंगे फर्स्ट पेपर का, और उपनिषद का MCQs करेंगे। थैंक यू।